Now to the horrific murders of a Putnam County couple in their 80s. It's the most frustrating case of my career. Still a huge mystery. तारीख 3 मई 2014। हॉल और पैगी नाम का एक कपल होता है। उन लोगों ने अपने घर में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को उस पार्टी के लिए इनविटेशन भी दिया था। अब दिन के 12 बज चुके थे। घर में पड़ोसी और जो रिश्तेदार थे वो आना शुरू कर देते हैं। सभी लोग आते हैं। घर में पार्टी का माहौल था। सभी खाते पीते हैं, मजा करते हैं। लेकिन पैगी 2 लोगों को मिस कर रही थी। उनके पड़ोस में रहने वाले रसल एंड शर्ले आए नहीं थे। हालांकि वो इस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पैगी और उसका हस्बैंड वेट करते हैं और वेट करते करते समय आ जाता है जब यह पार्टी खत्म हो जाती है। रसल और उसकी बीवी इस पार्टी में आए ही नहीं। यहाँ पर वो दोनों सोचते हैं कि शायद उन दोनों को कोई काम पड़ गया होगा और वो किसी काम में बिजी होंगे। वो कॉल करके बता देंगे अपनी वजह। शाम होती है। 3 मई 2014 का दिन निकल जाता है। अगले दिन 4 मई 2014 में पैगी वेट करती है फोन कॉल का कि आएगा, लेकिन कोई भी फोन कॉल नहीं आता। 4 मई 2014 का दिन भी निकल जाता है। 5 मई को सुबह पैगी खुद अपनी तरफ से रसल को फोन करती है, लेकिन सामने से वो फोन नहीं उठाते। शाम को 2 बार फिर से फोन किया जाता है, लेकिन रसल और शर्ले उनका फोन नहीं उठाते। अब वो दिन भी निकल जाता है। रात को सोने से पहले वो थोड़ा सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ये दोनों ना पार्टी पर आए और ना इन्होंने फोन किया और बल्कि फोन उठा भी नहीं रहे। ये सोचकर पैगी सो जाती है। अगले दिन 6 मई को वो सुबह कॉल करती है, लेकिन सामने से फिर कोई कॉल नहीं उठाता। वो अपने हस्बैंड को साथ लेकर रसल और शर्ले के घर जाती है, जो कि उनके घर के पास ही में रहते थे और वो कुछ इस जगह पर रहते थे। उनका घर कुछ इस तरीके का दिखता था। रसल डरमन और शर्ले डरमन इस सुनसान सी जगह पर रहते थे और इनका घर पेड़ों से घिरा हुआ था। आस पड़ोस में कुछ खास घर नहीं थे। बिल्कुल शांत जगह, पीसफुल जिंदगी ये जीते थे। यहाँ पर पैगी और उसका हस्बैंड हॉल पहुंच जाते हैं इनके घर के बाहर। जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर वो सबसे पहले घर का मेल बॉक्स देखते हैं, जो कि भरा हुआ था मेल से। मतलब कि किसी ने इस बॉक्स से मेल को नहीं निकाला। तभी वो देखते हैं कि नीचे 2 दिन का न्यूज़पेपर ऐसे ही पड़ा हुआ है और उस न्यूज़पेपर को किसी ने उठाया ही नहीं। पैगी और उसका हस्बैंड गेट को नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आता। वो आवाजें भी लगाते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। उसके बाद वो घर को बाहर से ही देखना शुरू कर देते हैं कि शायद आस पड़ोस में वो बैठे हों, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो घर के पीछे जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि घर का पिछला दरवाजा पूरा खुला हुआ है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि ऐसे दरवाजा भला इन्होंने क्यों खोला। इसके बाद पैगी और उसका हस्बैंड घर के अंदर जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो घर बिल्कुल सुनसान, लाइट सारी बंद। धीरे धीरे कर वो एक एक लाइट को ऑन करते जाते हैं। बाद में इनका घर थोड़ा बड़ा था। वो एक कमरे में जाते हैं, लाइट्स को ऑन करते हैं, रूम में देखते हैं, रूम में कोई भी नहीं होता। दूसरे रूम में जाते हैं, चेक करते हैं, किचन में जाते हैं, कोई भी यहां उन्हें नहीं मिलता। किचन में उन्हें एक चीज मिलती है। किचन में वो देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर पड़ा है 2 मई का, और उसमें जो पजल आती है न्यूज़पेपर में, उसे आधा सोल्व किया हुआ है। मतलब 2 मई तक तो ये यहीं थे। उसके बाद घर के सारे कमरों को चेक करने के बाद, सभी बाथरूम को देखने के बाद, वो सोचते हैं कि शायद वो कहीं घूमने गए होंगे, और उनके मन में कुछ ज्यादा ही गलत विचार नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत ही सेफ जगह पर रहते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि शायद वो कहीं घूमने गए होंगे और गलती से दरवाजा खुला रह गया होगा। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। तब वो सोचते हैं कि एक बार गैराज को चेक कर लें। जब वो गैराज में जाते हैं तो वहां पर उन्हें 2 गाड़ियां दिखती हैं, और ये देखकर पैगी और हॉल दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डरमन्स के पास 2 ही गाड़ियां थी, और अगर ये दोनों की दोनों गाड़ियां यहीं पर खड़ी हैं
तो रसल डरमन और शेरले डरमन बाहर कैसे जा सकते हैं? और जैसे ही वो दोनों उन दो गाड़ियों को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि दोनों गाड़ियों के बीच कुछ कपड़ा फंसा हुआ है। जब वो थोड़ा पास जाते हैं तो उन्हें नजर आता है ये एक टॉवल है। पैगी थोड़ा और पास जाती है, वो देखती है कि टॉवल में किसी का हाथ नजर आ रहा है। जब वो पूरे टॉवल को साइड कर देती है तो सामने 88 साल के रसल डरमन की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन उस बॉडी का सर नहीं था। बिना सर की इस बॉडी को देखकर इन दोनों की चीखें निकल जाती हैं। चलिए अब लोगों को अब थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। अब समय है 1950 का। एक बंदा जो कि यूएस नेवी में बहुत होनहार ऑफिसर था। अब समय आ जाता है उसकी शादी का। उसकी शादी घर वाले करवा देते हैं। उसकी शादी होती है शेरले डरमन नाम की लड़की से, और यह बंदा कोई और नहीं बल्कि रसल डरमन था। शादी के बाद इनके 4 बच्चे होते हैं, मार्क, कीथ, ब्रेडले और एक लड़की लेस्ली। मार्क नाम आप जरूर याद रखिए। इसके बाद टाइम निकलता है। यूएस नेवी से रिजाइन करने के बाद रसल काम करता है किसी क्लॉक मेकिंग कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर। उस काम को छोड़कर ये अपना फास्ट फूड का काम शुरू करता है, एक रेस्टोरेंट बनाता है। टाइम निकलता है, एक से इनकी 16 अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं। 16 रेस्टोरेंट चेन का मालिक बन जाता है रसल डरमन। 1994 में रसल और शेरले एक दिन बैठे होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमने बहुत काम कर लिया, अब रिटायर होने का समय, और इनका पैसा वैसे भी आ रहा था। इसके बाद ये एक गेटेड कम्युनिटी में एक घर लेते हैं जो कि एक मैन मेड लेक के ऊपर बनी थी। गेटेड कम्युनिटी को सिंपल भाषा में कहें, एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती है जहां पर लोगों के अपने अपने घर होते हैं, बहुत ज्यादा जगह होती है और कोई भी व्यक्ति ऐसे ही वहां पर नहीं जा सकता। सिक्योरिटी सेफ्टी भी होती है। और जिस गेटेड कम्युनिटी में ये डरमन रहते थे वहां पर बहुत ज्यादा बूढ़े लोग रहते थे जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद पीसफुल जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर 24 घंटे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लोग तैनात रहते थे गेट पर। अब साल आ जाता है 2000। शाम के समय रसल डरमन अपने कंप्यूटर पर बैठकर ईमेल को पढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल पर सामने पुलिस होती। पुलिस कहती है कि उनका बेटा रोड पर मरा हुआ है क्योंकि किसी ने उसे 2 गोलियां मार दी। यह सुनकर रसल बहुत हैरान होता है क्योंकि दूसरे कमरे में उसकी पत्नी शर्ली उसके उसी बेटे के बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी। उनका बेटा मार्क अपने 47वें बर्थडे पर किसी के हाथों गोलियों से मारा जाता है। यह समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुख से निकला। अब समय में आगे चलते हैं। समय आ जाता है मई महीने 2014 का। इस दिन रसल और शर्ले अपने बेटे ब्रेडले से फोन पर बात करते हैं और वो फोन पर यह भी कहते हैं कि आज से 2 दिन बाद यानी कि 3 मई को पैगी एंड हॉल ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है और इस पार्टी को लेकर रसल कहता है कि मैं ये पहनूंगा वो पहनूंगा। ऐसे ही करके ये दिन निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ आप सभी जानते हैं। 3 तारीख को पार्टी होती है, कोई भी नहीं जाता। 6 तारीख को जब रसल को देखने के लिए पैगी और हॉल आते हैं, उन्हें रसल तो मिलता है लेकिन जिंदा नहीं, और साथ में उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग था। पुलिस यहाँ पर आती है और पुलिस आकर देखती है कि इस बॉडी के पास और इस बॉडी के ऊपर इतने अच्छे से टॉवल क्यों लपेटा हुआ था। तब उन्हें पता चलता है कि टॉवल इस वजह से लपेटा था क्योंकि अगर टॉवल ना होता तो रसल की बॉडी का खून गैराज के बाहर चला जाता, और अगर लोग खून को देखते और जिसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती तो लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते। इस वजह से खून गैराज से बाहर ना जाए, इसलिए टॉवल को अच्छे से बॉडी के साथ लपेटा हुआ था। अब सवाल यहाँ पर 2 थे कि रसल का सर कहाँ है। इस घर को पूरा ढूंढने के बाद 2 चीजें नहीं मिली, एक रसल का सर और दूसरा उसकी बीवी शिरले। आसपास की जगह पर देखने के बाद भी उन्हें ये दोनों चीजें नहीं मिलती। अब यहाँ पर पुलिस अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कह देती है कि शेरले को किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो सोचता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि शेरले ने अपने पति को मार दिया और उस तरीके से वो यहाँ से भाग गई कि ऐसा लगे कि उसे तो किसी ने किडनैप किया हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि इन लोगों का रिश्ता इतना गहरा था कि इसकी मिसाल लोग दिया करते थे। 88 साल का रसल और 87 साल की शेरले एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि लोग इनकी मिसालें पूरी सोसाइटी में दिया करते थे।
और उसी के साथ पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है। वो चेक करती है रसल की बैंक डिटेल। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। हालांकि पुलिस की नजर में शेरले अभी भी एक सस्पेक्ट के तौर पर मौजूद थी। ये केस बहुत ज्यादा हवा में आ जाता है। यहाँ पर मीडिया, पुलिस और बाकी आम लोग भी आना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डरमन के आस पड़ोस के लोगों से जो उनसे इंटरेक्ट किया करते थे, उनसे पुलिस और मीडिया बात करती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि किस किस ने कैसे और कहां पर इन लोगों को आखिरी बार देखा। तो 4:30 बजे आखिरी व्यक्ति जो इन लोगों से मिला था वो था मेलमैन, जो कि मेल को डालने के लिए इनके घर आया था। इस तरीके से 4:30 बजे तक 1 मई तक ये जिंदा थे। लेकिन ये दोनों 2 मई तक भी जिंदा थे, या दोनों में एक तो जिंदा था जिसने 2 मई की न्यूज़पेपर पर जो पजल थी उसे आधा सॉल्व किया था। हालांकि यहाँ पर हम ऑफिशियल तौर पर या पुलिस भी साफ तौर पर कह नहीं सकती थी कि ये पजल इन दोनों ने सॉल्व की। हो सकता है कि जो लोग इन्हें मारने आए थे या फिर किडनैप करने आए थे वो पजल को सॉल्व करके गए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर तो यही सोच सकते हैं कि ये पजल इन दोनों ने आराम से सॉल्व की है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि आधी सॉल्व क्यों की? क्योंकि जो भी सोल्व करेगा 2-5 मिनट का काम है, पूरा सोल्व कर देगा। आधा सोल्व करके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। घर को अच्छे से चेक किया जाता है। पुलिस पाती है कि घर में एक भी सामान इधर उधर नहीं, और तो इस घर में मौजूद रोलेक्स की महंगी महंगी और करोड़ों की घड़ियां, कैश और भी महंगी चीजें मौजूद थी, सोना। लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। सारी चीजें वैसे की वैसे पड़ी थी जैसा इन दोनों ने रखी थी। इस चीज से एक बात तो साफ है कि जिसने भी मारा पैसों के लिए तो नहीं मारा। पुलिस को पता चलता है कि इनका एक बेटा था मार्क, जो कि 2000 में एक गोली कांड में मारा गया, जिसे किसी ने गोलियां मारी और वो मर गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो नशे से एडिक्ट हो चुका था। किस नशे से उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। और वो उस नशे को लेने के लिए किसी डीलर के पास गया और वहां पर थोड़ी लड़ाई हुई, थोड़ा झगड़ा हुआ और 2 गोलियों की वजह से मार्क मारा गया। अब यहाँ पर शक ये भी था कि जिन लोगों ने मार्क को मारा वो वापिस से रसल और उसकी बीवी को भी मार सकते हैं। पुरानी दुश्मनी का कुछ नहीं पता। सभी इन्वेस्टिगेशन ड्रॉ करने के बाद पता चलता है कि जिस डीलर ने मार्क को मारा था वो तो 25 साल के लिए जेल में है और उन लोगों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और रसल और शेरले के बाकी 3 बच्चे अपने 16 रेस्टोरेंट को संभालते हैं। उनका किसी भी गैंग वॉर या किसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का सिर्फ अच्छे लोगों से ही कनेक्शन था। जिस घर में ये रहते थे उस घर के पीछे ऐसी लेक थी और इनका बैकडोर उस लेक से ही जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर पुलिस ये सोच रही थी शायद ऐसा भी हो सकता है जिसने मारा उसने शेरले को इस लेक में फेंक दिया। यहाँ पर पुलिस मछुआरों को बुलाती है और जो टीम पानी के अंदर चीजों को ढूंढती है उन्हें बुलाती है ताकि वो शेरले की बॉडी को उस लेक से ढूंढ पाए, अगर किसी ने मार कर उसे लेक में फेंक दिया है तो। लेकिन 2 दिन की मशक्कत के बाद उन लोगों को लेक से कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस भी हैरान थे कि आखिर शेरले गई तो गई कहां। यहां पर वो तब तक खूनी की तलाश अच्छे से नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें पता न चले कि शेरले जिंदा है या नहीं, उसे किडनैप किया गया है या वही अपने पति को मार कर चली गई। कुछ नहीं पता था, इसलिए शेरले की बॉडी को ढूंढना बहुत जरूरी था। एफबीआई भी इस केस में आ जाती है। एफबीआई 100 बिल बोर्ड में और $20,000 का इनाम ऑफर करती है जो भी बंदा शेरले के बारे में बताएगा। इन सभी कामों में 10 दिन निकल जाते हैं। 10 दिन के बाद एक मछुआरा सुबह सुबह जाता है मछली को पकड़ने के लिए। अपने जाल को पानी में फेंकता है। आज उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत अच्छी है, बहुत मछलियां वो पकड़ कर ले जाएगा क्योंकि जाल बहुत भारी लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो अपने जाल को ऊपर की ओर खींचता है। जब वो ध्यान से देखता है उसे लगता है कि उसके जाल में किसी लड़के की लाश है, लेकिन जब वो लाश और पास आती है वो एक बूढ़ी औरत की थी। पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि शेरले डरमन की है। तो इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि शेरले डरमन को भी उसी ने मारा जिसने रसल डरमन को मारा। और पुलिस को कातिल ढूंढना था और इसकी तहकीकात शुरू होती है रसल डरमन की बॉडी के साथ। जब रसल डरमन की बॉडी मिली तो बॉडी में सर नहीं था, बिना सर की बॉडी थी। और वहां पर पुलिस ने एक चीज को नोटिस किया
कि उसकी बॉडी पर एक भी खरोच का निशान, एक भी मारने लड़ने पीटने का निशान नहीं है, बस सर कटा हुआ है। इस तरीके से वो मरा हुआ है। और दूसरा ये भी था कि जिस जगह पर रसल डरमन की बॉडी मिली वहां पर आसपास में खून नहीं था। तो ये बात सही थी कि पहले इन दोनों को, शर्ले और रसल को, कहीं और मारा गया और उसके बाद इसकी बॉडी को यहां पर, शर्ले की बॉडी को इनके घर से 8 किलोमीटर दूर फेंका गया। अब सवाल यहां पर यह भी था कि अगर जो मारने आया वो चोरी करने नहीं आया था, उसे पैसे नहीं चाहिए थे, तो वो डरमन के सर को अपने साथ क्यों लेकर गया? तब इस केस में एंटर होता है इंसान के सर की बलि देने का वो हिस्सा जो आपको आगे मैं बताने वाला हूं। खैर, यहां पर पुलिस को पता था कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है, यहां पर गार्ड्स भी हैं और गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा भी है। अगर कोई भी बंदा जाएगा इस गेट के जरिए सीसीटीवी में, वो कैद हो जाएगा। पुलिस जाती है वहां पर, चेक करती है फुटेज को। 1 महीने से कोई फुटेज नहीं रिकॉर्ड हुई। वजह यह थी कि 1 महीने पहले रात को एक बहुत भयंकर तूफान आया था। उस तूफान की वजह से सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया। इन लोगों के पास पिछले 18 साल की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन सिर्फ उस घटना के आसपास के टाइम की नहीं थी जिसकी पुलिस को जरूरत थी। और जब सीसीटीवी की जरूरत थी तब वो खराब था। पिछले 18 साल से यहां पर कोई भी क्राइम नहीं हुआ था, लेकिन उसकी फुटेज थी। अब पुलिस ये भी सोचती है कि अगर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हो भी, तब भी शायद वो किसी काम की नहीं, क्योंकि जहां पर डरमन्स का घर था, उनका जो बैकडोर था, वहां पर लेक थी और वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं था। कोई भी व्यक्ति वहां पर आसानी से लेक के जरिए एंटर हो सकता था। अब एक बात तो पुलिस के यहां पर सामने थी कि जिसने भी इन लोगों को मारा वो कोई प्रोफेशनल किलर या किसी को रोज मारने वाला बंदा नहीं था। वो कोई आम व्यक्ति था जिससे अच्छे से किसी को मारना भी नहीं आता। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर फोरेंसिक टीम को रसल डरमन के कॉलर पर गोली का पाउडर मिला, मतलब कि गोली उसके कॉलर के आसपास से गुजरी है। और यह साफ कहा जाता है कि जिसने भी उसे मारा, सर में गोली मारकर ही मारा। उसके बाद उस व्यक्ति को डर था कि गोली की वजह से पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। उसने गोली निकालने के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा कि रसल डरमन का सर ही निकाल लूंगा। इसके बाद उसने रसल डरमन का सर निकाला और साथ में ले गया अपने। हालांकि ये थ्योरी है, इस थ्योरी को गलत करती है दूसरी थ्योरी। वो ये कहती है कि जिसने भी रसल डरमन को या उसकी बीवी को मारा, वो किसी धार्मिक चीज से जुड़े हुए लोग थे जो कि किसी की बलि देना चाहते थे, और उन्होंने शिकार बनाया 88 साल के रसल डरमन को। क्योंकि अगर देखा जाए, किसी का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था, ज्यादा ये किसी से मिलते नहीं थे, ना किसी से लड़ाई। जो भी इनसे मिल लेता था, इनसे प्यार ही करता था। और ये कहा जाता है कि जिसने भी इसे मारा, उन्होंने सर को उठाया और बलि के लिए ले गए। और उन्होंने मारना सिर्फ रसल डरमन को था, लेकिन वो तो शेरले ने उन्हें देख लिया। इस वजह से उसने शेरले को 8 किलोमीटर दूर पानी में फेंका ताकि उनकी लाश कभी मिल ना पाए, और साथ में रसल डरमन की मौत का इल्जाम लग जाए शेरले डरमन पर। और शेरले डरमन की मौत का कारण फोरेंसिक टीम ने बताया कि उनके सर पर 2-3 भारी चीजें जैसे हथौड़ा या और हथियार मारे गए हैं, उससे उसकी मौत हुई है। इसे साफ हम सोच पाते हैं कि जिसने भी इन लोगों को मारा वो एक बंदा तो नहीं था, क्योंकि अगर उसने रसल डरमन के सर पर गोली मारी तो उसके हाथ में बंदूक थी और उसी के दूसरे हाथ में मान लो कि हैमर भी था। वो 2 हाथों से काम कर रहा था, एक से शेरले को मार रहा था, एक से रसल को। तो क्या उसके पास कोई तीखी चीज भी थी जिससे उसने गले को काटा? मतलब कि कम से कम 2, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग इस केस में जरूर इन्वॉल्व ही थे। और दूसरा ये कि पुलिस सोच रही थी कि ये लोग अनाड़ी लोग थे, ये आम लोग थे जिन्होंने ऐसे ही किसी को मार दिया, एक्सपर्ट नहीं थे। एक तो ये कि अगर कोई एक्सपर्ट सीरियल किलर किसी को मारता है तो वो ये नहीं सोचता कि गोली से पुलिस को पता चल जाएगा, वो घर पर मारकर निकल जाते हैं, बाद में उन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ये लोग आम थे, इनके पास अपनी बंदूक थी, इस वजह से इन्होंने गोली मारी और पता चला कि गोली से तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए उसके गले को ही साथ ले गई। और दूसरा ये कि अगर कोई प्रोफेशनल होता तो वो शेरले डरमन को गोली मारकर वहीं निपटा देता, ऐसा नहीं कि उसके सर पर वार कर उसे 8 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी नदी में फेंक देता।
यह काम भी किसी अनाड़ी व्यक्ति का ही था, क्योंकि जिस ब्लॉक से उसने शैले की बॉडी को बांधकर नीचे फेंका, साफ जाहिर था कि वो ब्लॉक्स खुलेंगे, शैले की बॉडी ऊपर आएगी और पकड़ी जाएगी। अगर कोई एक्सपर्ट ये काम करता तो वो अलग तरीके से बॉडी को डंप करता। और डिटेक्टिव और पुलिस ये कह रहे थे कि जिसने भी इन दोनों को मारा, उन लोगों ने इन्हें घर के बाहर मारा, बाद में बॉडी को अलग अलग कर दिया। अगर हिटमैन करता तो वो वहीं पर मार कर चला जाता। अब इस केस को बीते 15 दिन हो चुके थे। पुलिस का समय खराब हुआ अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करने में। पहले रसल की बॉडी के साथ, दूसरा शैले की बॉडी को ढूंढने के चक्कर में, और तीसरी चीज ये थी कि अब केस ढीला पड़ रहा था। कोई भी टिप, कोई भी ऐसी चीज पुलिस को मिल नहीं रही थी जिससे पता चल जाए कि खूनी कौन है। लेकिन मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी इस केस को लेकर, इसलिए पुलिस ने 30 दिन के अंदर 200 लोगों से इंटरव्यू की, बच्चों को भी शक की निगाह से देखा, उनके साथ बहुत तरीके से इंटेरोगेट किया, लेकिन एंड तक उन्हें कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जा सके। और आज इस केस को 9 साल हो चुके हैं, अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ, और शायद आने वाले समय में ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो अब जरा हम अपनी तरफ से कुछ दिमाग को दौड़ाते हैं, केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, केस से जुड़ी थ्योरीज तो बहुत है, लेकिन जो मुझे सही लगती है उनमें से एक है कि किसी ने गलती से इन्हें मार दिया। कुछ लोग थे जो किसी और को मारने के लिए आए थे, लेकिन गलती से वो डरमन्स के घर में चले गए और वहां पर उन लोगों ने रसल डरमन को मार दिया। बाद में पता चला कि हम तो गलत बंदे को मार बैठे। उसके बाद उन लोगों ने शैले को सिर्फ बेहोश करने के लिए उसके सर के ऊपर कुछ मारा होगा, लेकिन वो भी अंत में मर गई। और उन्होंने रसल की बॉडी का सर इस वजह से काटा होगा ताकि गोली का पता न चले कि ये किस बंदूक से चली है। और जब बात आई शैले की बॉडी की, तो उसके ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट्स होंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कातिल तक पुलिस पहुंच जाएगी। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज से बचने के लिए शैले की बॉडी को कहीं दूर फेंक दें। इसलिए वो 8 किलोमीटर दूर गए उस घर से बॉडी को फेंकने के लिए। इससे होगा क्या? पहली बात, उन्हें लग रहा था कि पुलिस को शैले की बॉडी कभी नहीं मिलेगी, और दूसरा ये कि पुलिस को 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। पुलिस भी फंसी रहेगी कि इसे किसने मार दिया, क्या शैले ने तो नहीं मार दिया, क्या चीजें हुई। इस वजह से उन लोगों को टाइम मिल गया, वो वहां से निकल गए दूर। और दूसरी एक और थ्योरी जो मुझे सही लगती है, वो आपको मैं पहले थोड़ी बता भी चुका हूं, कल्ट, काला जादू, जादू टोना, किसी की बलि देना, ये चीजें सिर्फ हमारे एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में नहीं है, ये दूसरी दुनिया के कोनों में भी होती है। ये वहां पर उन्हें अलग नाम दिया जाता है, लेकिन होती जरूर है। यह भी हो सकता है कि किसी ने बूढ़े लोग देखकर इन लोगों को बलि का बकरा बनाने के बारे में सोच लिया। उन्हें लग रहा था कि घर में 2 बूढ़े लोग रहते हैं। सच में बूढ़े थे। 88 साल का रसल था, 87 ईयर की उनकी पत्नी शैले थी। ये क्या ही कर लेते 4 लोगों के सामने। इस तरीके से ये भी चीज पॉसिबल है। और तीसरा जो सबसे मुझे सही लगता है वो ये कि किसी ने मजे मजे में नहीं मार दिया। देखो, दुनिया में सरफरे लोगों की कमी नहीं है, और कोई पागल, कोई दिमाग से सनकी आदमी भी ये सब कुछ कर सकता है। हालांकि एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये संकियों का टोला चाहिए ये चीज करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो चलो क्या, लेकिन बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि अगर चोर होते, चलो जिन लोगों ने मजे में मार दिया, अगर उनका दिमाग सही होता तो वो घर में मौजूद करोड़ों की घड़ियां जो कि ऐसे ही मिल जाती उन्हें, वो तो कम से कम लेकर जाते। चलो मान लो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन कम से कम वो ढूंढने की कोशिश तो करते। लेकिन घर में एक भी सामान इधर उधर नहीं था, मतलब किसी ने अंदर जाकर चीजों को ढूंढने की या चुराने की कोशिश तक नहीं की। मकसद था किसी को मारना, किसी के सर को निकालना, किसी को पानी में फेंकना, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। अब आप खुद जरा सोचिए कि आखिर क्या ही हुआ होगा उस दिन। मतलब हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ थ्योरी और सिर्फ अजम्पशन लगा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी में क्या हो सकता है, मतलब क्या ही हो सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक ऐसा ही केस है जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की है, तारा कैलिको केस। यहाँ पर 35 साल से ये लड़की कहाँ गायब है किसी को नहीं पता, लेकिन ये कैसे गायब हुई ये कहानी जरूर सुनिए। राइट साइड वाली वीडियो मस्ट वॉच जरूर देखिए।